को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में आज आपने अपना समय दिया है। राइला, आपका भी चर्चा हो रही थी कि कल कुछ लोगों ने आपको टीवी पर देखा था। जी जी, देखा और होगा। और जो देखा था वो बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट है, चंद्रकला जी। वो अभी हमसे पूछ रहे थे कि मैडम को कल हमने देखा था। हम कहे हाँ देखा था, आज भी देखेंगे आप। जी सर, आपके पास मेरी वीडियो नहीं जा रही है क्या? बहुत डार्क सा हमें दिख रहा है सर। डार्क दिख रहा है? हाँ डार्क तो दिख रहा है, रुके कराते हैं ये हम इसको। फिर से सर, हम फिर से ज्वाइन करते हैं आपसे। हम फिर से ज्वाइन करते हैं। अच्छा, करिए करिए। गुड सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हाँ सर। हाँ, चलिए राइला जी आ गए। गुड इवनिंग सब लोग को। देखिए, हम लोग के बीच में डॉक्टर राइला सिकंदर जी आ गई हैं। और आप भी परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की स्टूडेंट रहीं और आज बहुत ही शिखर पर पहुंची हैं। और देखिए, इसका प्रमाण कल भी आप लोगों ने देखा होगा कि चैनल ने आपको इनवाइट किया था और आपने हमको बताया भी था, लेकिन हम जी, देख नहीं पाए हैं टाइम की वजह से। लेकिन हम उसको कोई बात देखेंगे। नहीं सर, कोई बात नहीं। तो आप ही के गाइडेंस की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और आपने बहुत मदद की मेरी, जिस वक्त मेरा बहुत ही खराब समय था, जिस वक्त नौकरी की तलाश में टहल रहे थे। और बहुत सर ने बहुत हेल्प करी मेरी। हम 2016 से सर के साथ जुड़ गए थे। और उसके बाद सर ने गाइड किया, और उन्हीं के गाइडेंस से आज जहाँ कहीं भी हैं उसमें सर का बहुत आशीर्वाद है। नहीं सब राइला जी, देखिए ऊपर वाला होता है, हम लोग तो एक माध्यम होते हैं। हम लोग जी मनुष्य सर। किसी के लिए क्या मदद कर सकते हैं। हाँ, ये है कि जो ऊपर जी वाले ने ज्ञान दिया है, नॉलेज दिया है, उसको कोशिश किया जाता है कभी भी ज़रूरत पड़े तो किसी के साथ शेयर कर लिया जाए। बाकी तो सब जी लोगों की अपनी मेहनत और सब लोगों का अपना जो गाइडेंस होता है वो एक सीनियर दे देते हैं। बाकी करना तो सब आप लोग को पड़ता है। ये हम पिछले लोगों को भी बताते रहे और जो नई जनरेशन के लोग आते हैं उनको भी बताते हैं कि भाई देखिए, आप लोग जी सर। अपनी मेहनत करिए। और हम एक्सपर्ट्स को इसलिए बुलाते हैं अपने चैनल पर, ये एक्सपर्ट्स के द्वारा आप लोग ये जान सकिए कि जब हम ही लोग के बीच के सीनियर व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं, आगे पहुंच सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं पहुंच सकते। इसी चीज़ के लिए हम लोग सीनियर को इनवाइट करते हैं ताकि वो लोग आएं और अपनी बात को हम लोग के सामने रखें। आज हम राहिला जी ये चाहते हैं कि जो लोग आज क्लास में हैं, ये लोग सब लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और जी डिफरेंट सर। डिफरेंट प्लेस से हैं। इसमें से जी इलाहाबाद से केवल एक स्टूडेंट है, आदित्य। बाकी सब जी लोग दूर के हैं। कोई जी झारखंड का है, कोई रायपुर का है, कोई दिल्ली का है, कोई जी सर। मुरादाबाद का है। सब लोग दूर दूर के हैं। जी तो आप इन लोग को आज अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करें। ये लोग को ये थोड़ा सा बताएं कि जैसे जुडिशरी की तैयारी तो ये लोग कर ही रहे हैं, जुडिशरी के सिवा और क्या क्या ये लोग अपने अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ डेवलप करें ताकि ये लोग भी नेम फेम आगे बढ़े। जैसे आपने एक प्रसिद्धि प्राप्त की है, आपके काफ़ी पेपर निकले हैं, आपने अपने जी। पेपर को श्रीलंका तक में आप गई थी, आपने वहाँ पे पढ़ा था। तो ज़रा इन लोग को, ये आपके छोटे भाई बहन की तरह है, इनको भी थोड़ा सा आप गाइडेंस दीजिए। अब आप लोग डॉक्टर राहिला जी की बात को ध्यान से सुने। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते मैम। मेरा सफर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। देखिए, नमस्कार मेरा भी मैम। सफर आप जैसे ही शुरू हुआ, जैसे गुड इवनिंग। मेरा भी सफर देखिए आप जैसे ही सबके साथ जैसे हो रहा है वैसे ही शुरू हुआ। ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करने के बाद मैंने दिल्ली की ओर रुख किया, और बाकी पढ़ाई मेरी दिल्ली से ही हुई। और जब मैंने मास्टर्स कर लिया, आप सभी अगर एलएलएम या एमए में होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि डेजिटेशन लिखनी पड़ती है। एक हम्म। डेजिटेशन आप सभी ने लिखा होगा या लिख रहे होंगे। वहीं से शुरुआत होती है आपके इंटरेस्ट की, कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। देखिए, जुडिशरी की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर वो तो ग्रेजुएशन के बाद, आपके एलएलबी के बाद आप तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे एलएलएम कर रहे हैं
या कर चुके हैं उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का बहुत ही सुनहरा अवसर होता है। जब वो अपनी एलएलएम फिनिश करते हैं या एलएलएम के फाइनल ईयर में होते हैं तब वो नेट कर सकते हैं, आप सभी को ये बात मालूम होगी। और नेट के बाद आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। आपकी नौकरियों के लिए आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में यू हैव ऑल द वेज ओपन। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट हो सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैं बता दूं, अब तो रूल काफी चेंज हो गए, हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं था, बट अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है सर, उसके बाद उसमें आपको पीएचडी करना भी अनिवार्य है। मतलब अगर आपको आगे प्रमोशन चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप बन गए, नौकरी आपकी लग गई, मगर आगे बढ़ने के लिए आपको पेपर्स चाहिए और साथ में पीएचडी चाहिए और उसके साथ साथ आपको 7 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। 7 to 10 इयर्स का इट वेरीज, बट मिनिमम 7। अब परेशानी ये होती है कि एलएलएम के बाद रिसर्च में जाने के लिए टॉपिक कैसे चूज किया जाए। कितने बच्चे एलएलएम में हैं इस समय? आप में से मैम, कौन मेरा कौन से लोगों ने LLM हो एलएलएम चुका कर है। लिया है? हो चुका है। तो अभी आप रिसर्च की तरफ जाना चाहती हैं? यस मैम। हाँ, देखिए रिसर्च का जो एक मात्र उद्देश्य होता है वो यही होता है कि हम लोग और किसी प्रॉब्लम को समझें, क्योंकि वो सीधा रास्ता हमारा एकेडमिक्स का खोलता है। जब हम मास्टर्स करके हायर एजुकेशन लेकर हम एमफिल पीएचडी में जाते हैं तो हमारा रिसर्च का रास्ता एकेडमिक्स की ओर खुलता है कि हम एकेडमिक्स में जा रहे हैं, हम प्रोफेसरशिप में जा रहे हैं, है ना। उसके लिए आपको पेपर्स चाहिए। अब किसी को एक्सपीरियंस है यहाँ पे पेपर्स किसी ने कभी लिखा हो? नो मैम, अभी नहीं। नहीं, अभी नहीं है। देखिए पेपर्स बहुत जरूरी है आपके पीएचडी के फिनिश होने तक। आपके पास 2 पेपर होने ही चाहिए। ये भी यूजीसी गाइडलाइन में है कि अंटिल यू फिनिश योर पीएचडी। अब पीएचडी के लिए आपको क्या करना होगा? थीसिस, आपको एक सिनॉप्सिस बनानी होगी। जो रिसर्च करने के लिए जाना चाहते हैं बच्चे, उन्हें एक सिनॉप्सिस बनानी होगी, यूनिवर्सिटी में देना होगा, फिर वो पास होती है एकेडमिक काउंसिल में, फिर उसके बाद वो टॉपिक पास होता है, तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और आप सब उसको अपने पेपर के अपनी सिनॉप्सिस को, अपने प्रोजेक्ट को जो आप तैयार करके अपने अपने होने वाले प्रोफेसर जो होंगे जिनके साथ आप गाइड करेंगे उनके साथ शेयर करते होंगे। मतलब मेरे एक्सपीरियंस में यही रहा दैट व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड इन एमफिल इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, वी हैव टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट, a synopsis, and then we submit that draft to a particular teacher who works on that area, है ना, उस क्लास में, और वो उसको एकेडमिक काउंसिल में रखते थे और फिर वो वहां से टॉपिक पास होता था, चेंजेस होते रहते थे और फिर हम लोगों को पता चलता था कि अब हमें इसमें आगे काम करना है। तो बाय द टाइम हमारा इंटरेस्ट जो होता है रिसर्च की तरफ वो काफी बढ़ चुका होता है। हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ चुके होते हैं और उसके बारे में और खोज रहे होते हैं। बिकॉज रिसर्च में हमें जाना है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को ऑब्जर्व करके, उसको समझ के, और तब उस पर अपना सिनॉप्सिस तैयार करना होता है, अपना प्रपोजल तैयार करना होता है। आप लोग समझ रहे हैं जी? तो उस पर अपना प्रपोजल तैयार करना होता है। तो सबसे पहले आप लोग एक टॉपिक चूज करें। जो बच्चे भी रिसर्च करना चाहते हैं, आप एक टॉपिक चूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको अपना एग्जाम्पल सबसे आसानी से दे सकती हूँ। मैं इस समय पैंडेमिक पे काम कर रही हूँ। ये जो अभी पैंडेमिक कोविड-19 चल रहा है, डिजास्टर, तो पहले पैंडेमिक लिया और पैंडेमिक के दौरान देखा कि क्या प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही हैं, है ना, आसपास के लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। और क्योंकि मैं जेंडर और लॉ पे काम करती हूँ तो मैंने वुमेन और चिल्ड्रन जो वल्नरेबल ग्रुप्स थे उनका ग्रुप एक सेलेक्ट किया और उस सिलेक्शन को लेकर मैंने उनकी प्रॉब्लम्स पे फोकस किया। और फोकस करने के बाद मुझे समझ में आया और पढ़ा और समझा और सोचा और मुझे समझ में आया कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम फ्रेम हो रही है। उस प्रॉब्लम को फ्रेम करके फिर उसके बारे में एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद अब इस नतीजे पर पहुंची हूं कि हाँ, इसमें कुछ लिखा जा सकता है। इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। यू कैन नॉट थिंक कि आज मुझे इस चीज पे लिखना है तो मैं कल लिख लूंगी। इट इज नॉट लाइक दैट। ये बहुत सोचने का काम होता है, बहुत समझने का काम होता है। सोच समझकर आप जो लिखें
उसे फिर डेवलप करना, उसकी बॉडी डेवलप करना, और तब आपका पेपर एक तैयार होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकती हूँ। ज्यादा पेपर तो इस वक्त मेरे पास नहीं है, मगर मेरे ही कुछ पेपर्स हैं। जैसे ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर की एक बुक आई थी, इसमें मेरा एजुकेशनल पॉलिसीज पे, तो मेरा कुछ काम एजुकेशन पॉलिसी पर भी था। तो मैंने इसमें एक पेपर लिखा था, मैं आपको दिखाती हूँ कि पेपर की बॉडी और कैसे मैंने तैयार की थी। मेरा ज्यादातर काम आपको जेंडर पर ही मिलेगा, और गूगल पर आप सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड माय पेपर्स इजीली। तो देखिए, मैंने एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करी थी, विमेन एंड हायर एजुकेशन। कितनी विमेन हायर एजुकेशन में हैं, ये हमें गवर्नमेंट के डेटा से पता चल जाता है, स्टडी करनी पड़ेगी। और मैंने इसमें इंडियन मुस्लिम विमेन का डेटा निकाला, जो कि मैंने सिर्फ एक सैंपल के तौर पे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप एससी विमेन, एसटी विमेन, जनरल विमेन, सारा डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अवेलेबल है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड कल्चर पे, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे भी अवेलेबल है। यू कैन गेट दिस डेटा इजिली। और इस पर मैंने बॉडी बनाई, इसकी इंट्रोडक्शन की, व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स, इस पे हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ये पेपर्स आपको मिल जाएंगे गूगल पे, ये तो काफी पुराने हैं। देन व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज, हाउ विल वी गो फर्दर, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उस पर कैसे एक्सेस करके हम लोग आर्टिकल 14, आर्टिकल 45, 15, 1 जो भी मैंने इसमें मेंशन किए हैं पेपर्स में, वो किस तरीके से रीच कर सकते हैं। तो एक आपको एक लैक्यूना ढूंढना होगा कि क्या लैकिंग है सोसाइटी में। आपको वो कमी ढूंढकर उस पर और सोच कर, रिसर्च कर कर, then only you are able to think and write something out of your mind. I'm not making things very complicated, but I'm just trying to understand, to make you understand कि एक दिन में पेपर लिखना is really tough. It will take months, महीनों लगते हैं। कई बार क्या होता था, जब मैं शुरू में समझ नहीं पाती थी, टीचर्स कहते थे सोचो, यू जस्ट थिंक। और अभी तो खैर मैं आपको समझा पा रही हूँ, हम लोगों को समझाया नहीं जाता था, बस फील्ड में छोड़ देते थे कि यू थिंक, यू ऑब्जर्व, अपने एक्सपीरियंस गेन करो सोसाइटी से, और फिर बताओ कि क्या परेशानी है, कैसे उस चीज को, गवर्नमेंट का क्या रोल है और आपका क्या रोल है, उसमें आप अपनी सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, ये कहकर हमें फील्ड में छोड़ दिया जाता था। तो हम लोग सैम्पलिंग करते थे। जो बच्चे एलएलएम कर रहे होंगे या मास्टर्स में होंगे, उन्हें मालूम होगा, एक पेपर होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, उसमें सिखाई जाती हैं अलग अलग तरीके के रिसर्च के टाइप्स और पैटर्न्स। तो उसमें प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव डेटा, इंडक्टिव, डिडक्टिव, जो नेट कर रहे होंगे उन्हें भी पता होगा, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो ऐसे उन मेथोडोलॉजीज को लगाकर आप गेन कर सकते हो डेटा, और फिर उस डेटा पे बेस करके यू कैन राइट पेपर्स लाइक दिस। गूगल पर जो मेरे इंटरनेशनल पब्लिकेशंस मिलेंगे, मेरे बाहर की यूनिवर्सिटीज में भी, यूएस वगैरह में भी काफी पेपर्स आए हैं। सर तो सब जानते हैं, सर के पास तो मैं भेजती रहती हूँ। तो जो यूएस और यूके में भी पेपर्स आए हैं, उनमें भी यही चीज इस्तेमाल करनी पड़ती है। आप कुछ भी कंपेयर करके अपना पेपर बना सकते हैं। आप कोई भी अपनी सोसाइटी को कंपेयर कर सकते हैं, आप महिलाएं ले सकते हैं, आप पुरुषों पे काम कर सकते हैं, आप गांव, समाज, कुछ भी ऐसा जिसमें आपको एक कमी दिख रही है, आप उस पे काम कर सकते हैं, आप लीगैलिटी पे काम कर सकते हैं। बट यू हैव टू रीड अ लॉट एंड यू हैव टू थिंक अ लॉट। पेशेंस चाहिए पीएचडी करने के लिए। इट टुक मी माय 8 years of my life to complete my PhD and 10 years of my life to complete my MPhil and PhD. अब तो गवर्नमेंट ने NEP में 2020 में MPhil को हटा दिया है कि रिसर्च छापेगा, until and unless आप उससे अलग हटके नहीं काम करोगे। इंटरनेशनल स्कॉलर्स आर वर्किंग ऑन द सेम टॉपिक। महिलाओं पे बहुत काम हो रहा है। तो जो महिलाओं पे काम हो रहा है, आप उसको कैसे डिफाइन करोगे कि आप ऐसी चीज लिख रहे हो जो उससे हटके है। आप एजुकेशन ले लो, आप महिलाओं की पैंडेमिक में जो स्थिति थी वो ले लो। जैसे मेरा अभी जिस पे मैं काम कर रही हूँ वो है कि इस पैंडेमिक में ऐसी महिलाएं जिनके केसेस मेंटेनेंस वगैरह के 125 के या कस्टडी के कोर्ट्स में चल रहे थे, उन्हें किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बिकॉज विमेन हु आर ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ डिसग्रेस, जिन्हें ऑलरेडी मेंटेनेंस नहीं प्राप्त हो रहा है, लॉ वाले बच्चे समझ रहे हैं मेंटेनेंस की बात, जिन्हें नहीं मिल रहा है, ऐसी कंडीशन में उनकी स्थिति कहाँ से कहाँ आ गई है।
तो मैं क्योंकि खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे खुद के कुछ केसेस हैं जिनसे मैंने सैंपल लिया है, और कुछ केसेस मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी लिया है। तो उन महिलाओं का सैंपल लेकर उनकी प्रॉब्लम्स उनसे क्वेश्चनएयर सॉल्व करा के मैं एक पेपर लिख रही हूँ जो इसी महीने सबमिट होगा, और वो पेपर यूएस, मलेशिया और सिंगापुर के पब्लिकेशंस में जाएगा। दैट इज थ्रू स्प्रिंगर। जरूरत है एक भी पेपर लिखने में, आपका एक पेपर पब्लिश होगा, आप मोटिवेट हो जाएंगे कि आप दूसरा कर सकते हैं। आपको अपने आप सामाजिक परेशानियां सामने दिखने लगेंगी, लीगल फिनोमिना जो है वो नजर आने लगेगा। जैसे इसके पहले मैंने अभी एक पेपर और लिखा था कि पैंडेमिक के टाइम पर एफआईआर नहीं लिखी गई महिलाओं की, जबकि रेप की केसेस अभी अपने इलाहाबाद का ही हुआ था ऐसा केस, जिसमें आफ्टर 6 months ड्यूरिंग द पैंडेमिक सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया एंड देन दिस एफआईआर वाज टुक प्लेस। हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, और फिर नेशनल वुमेन डेवलपमेंट की जो वेबसाइट है एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, उस वेबसाइट पर लिख के आया दैट एफआईआर्स हैव बीन स्टार्टेड राइटिंग ड्यूरिंग पैंडेमिक व्हेन द सुप्रीम कोर्ट टुक द कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर। तो ऐसे में मेरा एक अभी छोटा सा पेपर आया है, गया हुआ है, पब्लिश नहीं हुआ है, बट वो गया हुआ है, एंड इट टुक मी 1 year टू मेक माई पब्लिकेशन डन। एक पेपर में मुझे मिनिमम 1 साल से 2 साल लगता है, क्योंकि इतनी जल्दी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस आर नॉट गोइंग टू टेक। और जहां तक नेशनल पेपर्स की बात है तो फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू टेल यू कि 2000 1500 में बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेस अभी मैं देख रही हूँ कि आ गए हैं आफ्टर द यूजीसी लिस्ट व्हिच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूजीसी ओनली, और उसमें 1500 से 2000 के बीच में आपका पब्लिकेशन हो जाता है। बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि ऐसी चीजों से आप दूर रहें, अपनी मेहनत करें, दैट विल लेट यू ग्रो, वो आपको बढ़ाएगा, आप पेड़ की तरह बड़े होंगे, छायादार होंगे। और ऐसे पेपर लिखकर 1500 2000 में तो आई वुड नॉट सजेस्ट, आप कभी मत जाना। तो मेहनत करिए, टॉपिक्स उठाइए, न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें आपको टॉपिक मिलेंगे जो हमारे समाज में हो रहा है। आप अच्छे पेपर्स पढ़िए जिसमें वैल्यूज होती हैं, आप उसका एडिटोरियल निकालिए। जो बच्चे वाटर गवर्नेंस पे काम करते होंगे उन्हें मालूम होगा कि वाटर गवर्नेंस पे कितने लॉज हैं। कर्नाटका का जो नीचे इशू चलता है पानी का, साउथ में सर है ना, एक 2 स्टेट्स के बीच में वाटर को लेकर विवाद है, that was Karnataka and I am not able to remember the another state, but yes there is। तो उसको लेकर, वाटर गवर्नेंस को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, तो लेटेस्ट जजमेंट पढ़कर आप उसका एनालिसिस करके एक जस्ट निकाल सकते हैं। पेपर नहीं लिख सकते आप, अभी बहुत टफ लगता है, तो यू कैन स्टार्ट राइटिंग दी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापिए, दैट विल लेट यू ग्रो। आपको पता चलेगा रिजेक्शन क्या होता है। जब आपका रिजेक्ट होके आएगा तब आपको और मेहनत करनी होगी। देखिए हर पेपर के पीछे हम लोगों को सिखाया जाता था, कोई भी पेपर देख लीजिए, कि ऐसे रेफरेंसेस देने होते हैं। जो बच्चे रिसर्च में जाएंगे दे हैव टू गिव बिब्लियोग्राफी आफ्टर देयर जो प्रपोजल आप देंगे टीचर्स को, यू हैव टू गिव द बिब्लियोग्राफी आल्सो। सी ऐसे रेफरेंसेस देने होते हैं, तो आपने क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा, ये सब लिखा होना चाहिए पीछे। आप ऐसे नहीं कुछ भी लिख के छाप दें। एक अच्छे पब्लिकेशन के लिए यू हैव टू वर्क अ लॉट। सोचिए और सोचिए और सोचिए, द मोर यू थिंक द मोर यू विल प्रोड्यूस ऑन द सेम टॉपिक। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आपको पेपर्स लिखना है तो आपको अपने आसपास की सोसाइटी को ऑब्जर्व करना होगा। आप जितनी भी लेडीज हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जहां तक मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द फीमेल्स वर्क फॉर द फीमेल्स ओनली। उनको पता होता है कहाँ लैक्यूना है, कहाँ प्रॉब्लम है, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम सोसाइटी, वी आर ऑल कमिंग फ्रॉम द सेम सोसाइटी, तो वी नो दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। अब राजस्थान में मैं आपको बताऊं, एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है। वहां पर जोहड़ है, जोहड़ मतलब नहरों को जोड़ जोड़कर पानी आता है। तो अलवर डिस्ट्रिक्ट में इस पर अभी रिसेंट में बहुत काम हो रहा है, यहाँ तक कि जर्मनी की यूनिवर्सिटीज आ रही हैं इसमें काम करने के लिए, इंडिया में। तो आप पेपर पढ़कर उन यूनिवर्सिटीज के बारे में कि वो क्या रिसर्च कर रही हैं, आप उस पे करंट अपडेट्स लेकर कुछ एनालिसिस करके पेपर में पब्लिश करवा सकते हैं। अगर एक जगह भी आपका छोटा सा भी पब्लिकेशन हो गया ना, तो दैट विल हेल्प यू ग्रो मोर। आपका मोटिवेशन इतना हाई हो जाता है कि आपको लगेगा इंटरनेशनल पब्लिकेशन तो मैं यूं ही कर लूंगा। तो वो आपको हेल्प करता है। आप लिखना शुरू कीजिए, द मोर यू विल राइट द मोर यू विल ग्रो। और रिजेक्शंस तो होते ही इसीलिए हैं कि हम लोग आगे बढ़ सके। तो ये तो हो गई पेपर की बात, कि पेपर में आपको मेहनत करनी होगी। और जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं भाई, वो उन्हें तो बहुत मेहनत की जरूरत होती है, क्योंकि जब आप
जो पहला प्रपोजल तैयार करते हैं ना शुरू शुरू में हम लोग, उसी में लगता है सारी पीएचडी हो गई। बिकॉज यू हैव टू स्टडी अ लॉट, और फिर टीचर्स आपको इतना ज्यादा वर्क प्रेशर में घेर लेते हैं क्योंकि दे वांट समथिंग न्यू। वो ऑलरेडी उस पर काम कर चुके हैं, उनके अदर स्टूडेंट्स उस पर काम कर चुके हैं, है ना। अब जैसे हायर एजुकेशन पे मैं कुछ करूं या मैं एक्सेस पे काम करूं, विमेन एक्सेस पे काम करूं कि जुडिशरी में विमेन की एक्सेस कितनी है, लाइक द मोर जजेस आर कमिंग, द मोर फीमेल जजेस आर कमिंग इनटू द जुडिशरी अरीना। नाउ द थिंग इज, ये अभी शुरू हो रहा है, ये बहुत पहले से नहीं था। लेडी जजेस अभी आ रही हैं, फातिमा बीबी वाज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज, बट आफ्टर दैट अब हम लोग देख रहे हैं जुडिशरी में और एंट्री हो रही है। तो इसके लिए विमेन का स्ट्रगल, विमेन का जो स्ट्रगल है, उसने कैसे तरीके से उसने अपने आप को मैनेज किया, है ना, घर परिवार सब देखते हुए। कल ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, मध्य प्रदेश की जो एडीजे ने रिजाइन कर दिया था, शी रिजाइंड, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कल डिसीजन दिया है दैट शी विल बी रीस्टोर्ड विद हर सर्विसेज। लाइव लॉ पर कल मैंने पढ़ा है, ये जजमेंट आया है। तो ऐसे कई जजमेंट्स को लेकर कि दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट अ वुमेन हैव टू फेस while being as a working women, इस पे करके हम एक सोशल पेपर या एक सोशल जनरल आर्टिकल लिखकर पेपर में छपवा सकते हैं। तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि आप जितना लिखेंगे लोगों के सामने जाएगा, उतना आप ग्रो करेंगे, उतना आप अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे, उतना आपको क्रिटिसिज्म भी सहना होगा, एंड द मोर यू गेट योर क्रिटिसिज्म द मोर यू फ्लरिश। तो ये तो हो गया, अब पेपर की और आर्टिकल्स की बात हो गई। अब हम लोग अगर पीएचडी पे फोकस करते हैं तो आपको बहुत सीरियसली एक टॉपिक चूज करना होता है, फिर उस देखना होता है कि उस टॉपिक पर कितना काम हो चुका है, क्या वो टॉपिक बहुत ज्यादा कॉमन तो नहीं है। क्योंकि अगर टॉपिक बहुत कॉमन होता है तो फिर उसमें वो प्रॉब्लम निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा काम उस पर हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मेरा काम, अगर मैं फिर हायर एजुकेशन का एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मेरा काम हायर एजुकेशन पर है फ्रॉम द लॉ कि ठीक है हायर एजुकेशन पे इतनी थी, पॉलिसीज ये थी, व्हाट वर द लीगल इम्प्लीकेशंस, एंड समवन इज डूइंग द सेम वर्क फ्रॉम द इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, तो वो डेटा निकाल के लेके आएगा। समवन इज डूइंग द सेम फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड, दैट व्हाट आर द पॉलिसीज व्हिच हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, और क्या पॉलिटिकल तरीके थे जिसकी तरफ से कौन कौन वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने विमेन एजुकेशन को बढ़ाया। तो ये सारी चीजें पूरा लिटरेचर रिव्यू करके हमें देना होता है। आई डू नॉट हैव माई थीसिस हियर सर, आई एम सॉरी, मेरी थीसिस दिल्ली में ही घर पे रखी हुई है और बाकी सारी चीजें भी वही रखी हुई है। ऑनलाइन तो इट इज देयर, आप एक्सेस कर सकते हैं। मेरी एमफिल तो आप एक्सेस कर ही सकते हैं, है गूगल पे अवेलेबल, बट मेरी पीएचडी अभी ऑनलाइन पब्लिश नहीं किया है यूनिवर्सिटी ने। वो 10 इयर्स बाद करते हैं, तो अभी 7 इयर्स ही हुआ है, तो आई थिंक वी कैन वेट फॉर द अनदर फ्यू इयर्स, फिर मैं आप कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे मेरी पीएचडी को। और फ्लोर ओपन कर दीजिए सर इफ दे हैव क्वेश्चंस, तो आई एम रेडी, क्योंकि पीएचडी को 10 साल की मेहनत को 10 मिनट में समझाना इज रियली टफ। वो तो जब इंसान करना शुरू करता है तभी समझ पाएगा। पेपर्स भी हम लोग अगर करने भी बैठते हैं, हम खुद अगर पेपर लिखने बैठते हैं, तो इट टुक मी अराउंड 2 months to 3 months टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड टू राइट, क्योंकि हर वक्त वो चेंज होता है एंड इट टेक्स मी 1 year मिनिमम, बट वो मेरे पास ज्यादा जर्नल मोड में नहीं है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आप मेरे नाम से ढूंढ सकते हैं, कोई भी आपको उसमें हेल्प चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है इंट्रोडक्शन कैसे लिखे हैं, बॉडी कैसे करें पेपर की, तो यू कैन सी फ्रॉम देयर, एंड आप डेटा बेटा का देख सकते हो जैसे भी है, इट इज देयर। तो सर आप फ्लोर ओपन कर दीजिए, अब कैसे जो भी बच्चे पूछना चाहें, आई एम रेडी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहिला जी, बहुत अच्छा आपने बताया। इन लोग को बहुत अच्छा मोटिवेशन लेक्चर मिला, क्योंकि ये लोग अभी तक जो है जुडिशरी के पेपर को ही कंप्लीट करते हैं। ये बिल्कुल एक्स्ट्रा चीजें थी जिससे यूनिवर्सिटीज का अपना कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता है CRET, ये मेरे पीएचडी करने के बाद शुरू हुआ है। जिस वक्त मैंने अप्लाई किया था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, उस वक्त यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, जो अब 2 सालों से एनटीए करा रहा है, 2 से 3 सालों से शायद एनटीए करा रहा है। तो अब ये कॉमन टेस्ट हो गया। हमने जब दिया था सर, तो उस समय पढ़कर तब हमारे यहाँ वो नहीं आता था, मतलब वी हैव टू राइट पूरा एक्सप्लेनेटरी आंसर्स, तो उसके लिए भी अलग पढ़ाई होती है। वो पूरे पिछले टाइम के क्वेश्चन पेपर्स देकर आंसर तैयार किए थे हमने, और देन अकॉर्डिंगली जब आंसर आया तो उसको वैसी कोशिश की क्रॉस करने की। और जिस समय हमारा एडमिशन हुआ था, देयर वर ओनली 17 सीट्स इंक्लूडिंग ऑल दी रिजर्वेशन, तो 17 बच्चों में इट वाज अ टफ कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया लेवल पे।
तो JNU इज ऑलवेज टफ, अदर यूनिवर्सिटी स्टेट इज ऑलवेज टफ, तो इसलिए थोड़ा सीट्स कम होती हैं, ये करना होता है। देन वंस यू गेट सिलेक्टेड तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं PhD में। अब तो MPhil हट गया है, और क्लासेस के बाद यू हैव टू डू 1 ईयर कंपल्सरी जो कोर्स चलता है इनका, वो सारे करना पड़ता है। एंड देन फॉर द अदर 4 years आपको अपना रिसर्च टॉपिक पास करवाना होता है, फिर उसमें रिसर्च का काम करना होता है। देन यू सबमिट, एंड देन आफ्टर सम टाइम आपके एक्सटर्नल्स और आपके सुपरवाइजर के साथ आपको PhD अवार्ड हो जाती है। अगर काम पास हो जाता है, अच्छा होता है, तो अवार्ड हो जाती है। Then after go for assistant professorship, net cross कीजिए, net pass कीजिए, and go for your job. Okay, thanks. Thank you. और आप में से किसी को? Yes, sir. हाँ बोलिए। नहीं मैम, Please. मैम मैंने जैसे अपने PhD के लिए अभी वर्क करा था कि किस यूनिवर्सिटी में या किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो मैम मैंने अपने सीनियर से पूछा, तो कुछ कहते हैं कि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जाना चाहिए, और कुछ कहते हैं यू कैन गो फॉर प्राइवेट ऑल्सो। तो मैम विच वन इज बेटर? It doesn't make any difference at last. If your work is fine, it does not make any difference. देखिए, ये तभी तक सेटलमेंट होता है जब तक, और जब तक आपको आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। मगर ये है कि अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी से करते हो, पब्लिक यूनिवर्सिटी से करते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें एक्सेस करने को मिलती हैं। आपको हर स्ट्रेटा से लोग मिलते हैं, आपके फ्रेंड्स हर बैकग्राउंड से आते हैं। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपका एक चीज ये भी है कि फाइनेंशियली वो आपको उतना कॉस्ट नहीं करेगा, फाइनेंशियली आपको उतना कॉस्ट नहीं करेगा PhD करना। मगर अगर आप प्राइवेट में जाते हो, लाइक आई हैव स्टूडेंट्स जो जनरल OP जनरल से भी कर रहे हैं, कुछ निम्स से कर रहे हैं, है ना, कुछ और प्राइवेट, कुछ यहाँ इंदौर से कर रहे हैं, तो वो उनको महंगी पड़ रही है। मगर ऐसे स्टूडेंट्स जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आते हैं, आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कितनी फीस होगी? बहुत कम होगी, लैक्स में नहीं जाएगी। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैव फीस इन लैक्स। OP जनरल की इट्स मोर देन 6 lakhs और 5 lakhs, आई गेस इतना ही है, 5-6 लाख के करीब है उनकी। और 3 लाख के करीब तो एक इंस्टीट्यूट में जानती हूँ मध्य प्रदेश में, वहां से मेरे अपने दोस्त कर रहे हैं। तो इस तरीके से है, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल जाएगा। प्लस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में और पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ये है कि थोड़ा सा आपको एक्सपोजर प्राइवेट में कुछ ज्यादा ही मिल जाता है, जो आपको बाद में भी कवर करने को मिल जाएगा। बट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में यू विल गेट वैल्यू स्टडी। तो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो आप जा सकते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए। अदरवाइज पब्लिक यूनिवर्सिटीज आर गुड, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके मैम। मैम और- वन मोर क्वेश्चन। जी, जो आपने बताया कि हम अपना रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हैं, मैम इसका क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, जब कोई आपको ढूंढना पड़ेगा गूगल पे, आप जिस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, है ना, क्या उस सब्जेक्ट पर कोई कॉल फॉर पेपर आई है, किसी को वो छपवाना है, समझ रहे हैं ना। बहुत हम लोग कैसे ढूंढते हैं, अब तो खैर वो टाइम चला गया कि हम लोग ढूंढे। पहले हम लोग जब एज अ स्टूडेंट थे सर, तब हम लोगों को बहुत रिसर्च करनी पड़ती थी कि हम ये काम कर रहे हैं, कहीं कॉल फॉर पेपर आई है, कोई ऐसा है जिसके पब्लिकेशन की डेट आने वाली हो, तो सो दैट वी कैन गिव देम, सबमिट देम आवर पेपर। तो ढूंढना पड़ता है, थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी। ओके गूगल करिए, यू विल फाइंड। आप कितने काम कर रही हैं? मैम मेरा LLM तो कॉर्पोरेट लॉ से है। कॉर्पोरेट लॉ से है, तो आप कोई भी ऐसा PhD का सिनॉप्सिस तैयार हो गया आपका? मैम अभी PhD में एडमिशन नहीं लिया है। एडमिशन नहीं हुआ। देखिए, कभी भी जब आप जाइएगा पेपर छपवाने के लिए, तो जो आपने कॉर्पोरेट लॉ के जिस सेक्शन पे काम किया है उससे आप अटैच रहिएगा। दैट विल हेल्प यू टू ग्रो, कि उसमें आप और चीजें ढूंढ ढूंढ के निकालें। नया एरिया भी आप ट्राई कर सकती हैं, दैट इज नो प्रॉब्लम। मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत सारे नए हायर एजुकेशन पे भी काम किया, लीगल इम्प्लीकेशंस पे भी काम किया, वुमेन एंड लॉ पे भी काम किया। तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको गेन हो जाए, फिर आप अलग अलग वेज में आराम से स्विच कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके मैम, कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि आप कितना समझ पा रहे हैं। अगर आप उस चीज को ग्रास्प कर पा रहे हैं, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, आप तकलीफ समझ पा रहे हैं लोगों की और आगे बढ़ पा रहे हैं, तो वो सब आप कर लेंगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। बस शुरुआत ही मुश्किल होती है, शुरू के कुछ साल। थैंक यू तो मैम। हो जाता है। और किसी का कोई रिलेवेंट क्वेश्चन, वेलकम। कोई आप लोग को और कोई रिलेवेंट क्वेश्चन? मैम सर, वो क्या बोलते हैं, अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है उसके बारे में मैम से पूछना था कि
ये जैसे ये जो बुर्का हिजाब ये सब है, क्या ये मुस्लिम वुमेन्स को ये आगे बढ़ाएगा या पीछे ले जाएगा? और दूसरा, ये हिजाब आया कहाँ से मैम? सर ये टीवी सर ये टीवी चैनल वाला तो शो नहीं है। आई थिंक दिस हाँ इज कम्प्लीटली, इस पे आप पढ़ाई कीजिए, इस पे आप पढ़ाई कीजिए, डू योर होमवर्क, आप पढ़ के आइए और फिर इस पे बात होगी किसी और दिन, जब रिसर्च की बात नहीं हो रही होगी, इसको चंद्रकला जी आप है अपना ना? जो है टीवी पे देखा करिए। सर हाँ वो प्लीज। हाँ गवर्नर का आ रहा था ना, तो वो देखे थे। नहीं, ये तो इस चैनल पे ना आइए क्योंकि ये काफी मैटर डीप बहुत ही में बताया। डिस्प्यूटेड है और इस अच्छा पे अभी अच्छा। बहस चलेगी 10 मार्च तक, जब तक नेताजी। ओ। आप मैडम हमें फिर देखिएगा हमारे मंडे को टाइम्स नाउ पे, अभी टाइम डिसाइड नहीं है बट टाइम्स नाउ इंग्लिश में हम फिर आ रहे हैं, तो आप उस पे देखिएगा, फिर उस पर किसी और चैनल पे बात होगी। अभी तो सर के चैनल पे हम रिसर्च और सिर्फ पीएचडी के लिए ही इनवाइटेड हैं, तो आई कैन नॉट स्विच द टॉपिक विदाउट द परमिशन ऑफ सर, थैंक यू तो मैम, धन्यवाद आई मैम। कैन नॉट स्विच। मैम जेएनयू जी में एडमिशन अगर लें पीएचडी के लिए तो एंट्रेंस वगैरह देने पड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, बिना एंट्रेंस का तो आपका कहीं नहीं होगा। एलएलएम करने के बाद उसके लिए निकलते एंट्रेंस, या कोई किस तरीके से प्रोसेस होती है उसकी जेएनयू की? देखिए जब हमने अप्लाई किया था, हम ये आपको आंसर अभी किसी ने पूछा था, हम बता भी चुके हैं कि देखिए जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में पहले जिस वक्त हमने एंट्रेंस क्रॉस किया था, तब यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस हुआ करता था, बट अभी एनटीए ले रहा है। पिछले 2 सालों से मैं सुन रही हूँ कि एनटीए ले रहा है, तो गो टू द एनटीए साइट, गूगल करिए, जाइए उसमें समझिए कि वो क्या पूछ रहे हैं, पिछले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और बढ़िया आगे, क्यों नहीं होगा एडमिशन? सबका होगा, जो जो काबिल है, जो उनके माइंड्स बिल्कुल उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, डेफिनेटली उनका सिलेक्शन होगा। रिसर्च में ऐसा नहीं है, इट्स अ वेरी 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 इक्वल प्लेटफॉर्म जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, एंड जो बच्चा भी वहां पढ़ लेगा ही कैन फील द डिफरेंस। अब तो खैर चेंज आ रहा है, बट बाय द टाइम आई वाज अ स्टूडेंट देयर सिंस 2009 टू 2000, मतलब मैं तो आई एम स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ जेएनयू, और मैं अपने आप को नहीं मानती कि मैं अलग हो गई हूँ उससे, क्योंकि वो जड़ है मेरी। मैं इतना लगाव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से नहीं महसूस करती क्योंकि मैं यहाँ हॉस्टलर में थी, बट वहां पे मैं हॉस्टल में रही, और मैंने उन 10 सालों में, 8 सालों में जब मैं पढ़ाई कर रही थी, मैंने उसको बहुत नजदीक से देखा। तो वहां आपको बिल्कुल इक्वल प्लेटफॉर्म मिलेगा, वहां आपको लगेगा ही नहीं कि आप, मतलब हम बीइंग अ लेडी, मैं रात में किसी भी टाइम अपने हॉस्टल से निकल सकती थी, और वहां का एक्सपीरियंस अलग है। यू जस्ट टेक द एडमिशन एंड फील डिफरेंस। तो मैं ये कहूंगी कि वहां पे महिलाओं के लिए बहुत ही सेफ है, तो जो लेडी स्टूडेंट्स एंट्रेंस देंगी, मैं जब थी तो उस टाइम तो बहुत सेफ था, अब तो चेंजेस आ रहे हैं, बहुत अच्छा है वहां का पढ़ाई का माहौल, वेरी नाइस। ये तो मेरा जो खुद बाहर का एक्सपीरियंस है, आई हैव बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप दे सकते हैं एंट्रेंस, आप उसमें पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी सर, और आप, मतलब हमारे टाइम में तो बहुत पढ़ाई थी, आप एनटीए के वेबसाइट पे जाके आप चेक करिए, लेटेस्ट आपको मिल जाएगा क्योंकि सारा बाहर तो कुछ। बड़ा कॉस्टली पड़ेगा ना, और वहां से बड़ा चीप रहेगा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। हाँ, अगर मैंने वही तो बताया ना, अभी मैडम ने पूछा था, तो मैंने आपको बोला कि अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी अफोर्डेबिलिटी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्राइवेट में भी पढ़ सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप गवर्नमेंट में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी थैंक का कोई क्वेश्चन जल्दी करिए, मैडम का बहुत समय हम लोगों ने ले चुके हैं। जी सर, सर हमें मैम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं भी पीएचडी कर रही हूँ, तो मैम मेरे को ना रिसर्च पेपर पब्लिश कराना था, उसमें ही मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा आर्टिकल मैम कैसे लिखना चाहिए, एक कैसे लिखना आर्टिकल। चाहिए? मैंने मैंने बताया तो, आप किस सब्जेक्ट में कर रही हैं, क्या टॉपिक है आपका? मैम क्रिमिनोलॉजी का टॉपिक है मैम मेरा। हाँ तो बताइए किस पे कर रही हैं आप, क्रिमिनल लॉ का जो टॉपिक है वो क्या है? मैम मेरा टॉपिक तो बेल रिफॉर्म है, लेकिन मैम आर्टिकल मेरे को पब्लिश कराना है, तो उसके लिए मैम टॉपिक कोई दूसरा लेना था मेरे को। तो मैम एक आर्टिकल लिखते टाइम हमें क्या क्या अच्छा, ध्यान रखना चाहिए? हाँ देखिए मैंने पहले भी बताया है, अगर आप बेल रिफॉर्म्स पे काम कर रही हैं, है ना, तो आप उससे थोड़ा सा हट जाइए। आप जेल के रिफॉर्मेशन पे लिख लीजिए बेल की जगह। आजकल जेल रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा हैं, और आप देखिए राजस्थान वगैरह में देर आर ओपन जेल। सर आप ही ने बताया था राजस्थान में देर आर ओपन जेल,
तो मैंने उसके बारे में काफी पढ़ाई करी है. इट इज ऑल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. और यूनिवर्सिटी से अगर आप कर रही होंगी तो दे मस्ट हैव गिवन यू एक्सेस टू ई लाइब्रेरी. आपको ई लाइब्रेरी की एक्सेस है? यस मैम. हाँ है. वेरी नाइस. तो आप ई लाइब्रेरी में जाकर अपना टॉपिक जे स्टोर, अगर जे स्टोर आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करवाती है तो आप जे स्टोर पे जाकर जो आपको टॉपिक फीजिबल लगता है उस टॉपिक को निकालकर उस पर पढ़ाई करके आप उसका अपना पेपर तैयार कर सकती हैं. और एक बात याद रखिएगा, आजकल प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए. आप समझते हैं प्लेजरिज्म का मतलब ना? गुड. जी. आपको प्लेजरिज्म का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका पेपर प्लेजराइज निकला तो वो कहीं पब्लिश नहीं होगा. इस बात का आपको ध्यान रखना होगा. आप जी. प्लेजरिज्म का ध्यान रखिए, बाकी आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा. जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, यू विल स्टार्ट थिंकिंग. द मोर यू विल थिंक, द मोर आइडियाज विल कम इनटू योर माइंड. यू विल जनरेट मोर आइडियाज, और जितने आइडियाज जनरेट होंगे वो आप फिर पेपर पे लिखते जाएंगे. आपका आर्टिकल तैयार हो जाएगा. एडिटिंग करिए, पब्लिश कराइए. थैंक यू मैम. है ना? तो पढ़ना पड़ेगा. पढ़ेंगे और थिंक करेंगे तभी होगा. पेपर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कुछ भी लिख के पब्लिश नहीं हो पाएगा. और आप में से किसी को कुछ पूछना है? और क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन मैम. जी बोलिए. मैम जैसे हम जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और साथ के साथ पीएचडी के लिए भी एनरोल होना चाहते हैं, तो मैम मैंने जैसे अमेठी यूनिवर्सिटी में बात करी थी और एमआईटी में बात करी थी, तो मैम उन्होंने बताया कि 2 तरह के कोर्सेज हैं, एक फुल टाइम एक पार्ट टाइम. तो मैम किस में एनरोल होना चाहिए? जैसे जुडिशरी की फुल टाइम हुई है. देखिए, पार्ट टाइम के लिए आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी ऑफर करता है ना? तो आप कर सकते हैं पार्ट टाइम, यहाँ बैठ के घर पे कैसे भी कर सकते हैं. बट आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर फुल टाइम, क्योंकि देखिए फुल टाइम में आपको क्लास में सीखने को मिलेगा, है ना? आप समझ पाएंगे. अगर आप क्रिमिनल लॉ से कर रहे हैं तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि मेरा भी स्पेशलाइजेशन क्रिमिनल लॉज में है. तो आप समझ पाएंगे कि वो कहने की कोशिश क्या कर रहा है, क्रिमिनोलॉजी वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं, है ना? बाकी जुडिशरी की तैयारी से एलएलएम का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए. वो आप खुद डिसाइड कीजिए कितना टाइम आप किसको डिवाइड कर सकते हैं. बट पार्ट टाइम और फुल टाइम में तो आई एम सजेस्टिंग यू टू गो विद फुल टाइम. पार्ट टाइम से आप बहुत सिर्फ किताबें ही हासिल कर पाओगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, वो तो क्लास में ही होती है. ओके मैम, थैंक यू मैम. और कोई किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए देखिए, आप लोग एक काम पहले करिए. जितना मैंने इस डिबेट का कंक्लूजन निकाला, आप लोग जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट पे रहते हैं वहाँ पर जो भी आपका लोकल न्यूज़पेपर है या जो आपका नेशनल न्यूज़पेपर है, पहले आप लोग न्यूज़पेपर में कुछ लिखने की आदत सीखिए. आप देखते हो हर न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स निकलती रहती है. हम लोग के समय तो इतना सिस्टम डेवलप नहीं था जितना कि आज अभी हमने सुना. तो हम लोग क्या करते थे कि जो रिप्यूटेड मैगजीन होती थी, जैसे योजना थी, विज्ञान प्रगति थी, हम लोग के समय जो न्यूज़पेपर होता था, हम लोग अपनी आर्टिकल्स लिखते थे और वो थोड़े बहुत हम लोग को उसके पैसे भी देते थे. बड़ा खुशी होती थी कि हमको आर्टिकल लिखने के बाद हमारा नाम छपा, उस मैगजीन्स को हम लोग लोगों को दिखाते थे, पेपर की कटिंग रखते थे. तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो भी न्यूज़पेपर है उसमें आप लोग लिखेंगे, बहुत होगा रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे भी बैठने पर बताया कि जब रिजेक्ट होगा तो और नॉलेज बढ़ेगी कि किस किस पॉइंट पे हमको रिजेक्ट हुआ. उस पॉइंट्स को हम फिर भूलेंगे, फिर नए सिरे से लिखेंगे. मान लो फिर सेकंड टाइम रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हो सकता है कि आपका वो टाइम थर्ड टाइम आए, फोर्थ टाइम आए, आपका पेपर पब्लिश हो गया. फिर लिखिए. जब आप 1-2 बार अपने न्यूज़पेपर में या कोई मैगजीन्स में लिखने की आदत डालेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, तब आप लोग को विल पावर स्ट्रांग होगी और आप फिर जैसा बता रही हैं कि आप लोग फिर अच्छे अच्छे उसमें आर्टिकल लिखने की आदत डालिए. तो शुरुआत तो सर करिए मेरा कम से कम. सॉरी सर, आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, नो 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 मगर नो. सर मेरा पहला पेपर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में सिलेक्ट हुआ था और हम इतना खुश थे कि हमें तो ऐसा लगा कि जैसे मतलब अमेरिका में ही सिलेक्ट हो गया. और मैं स्टूडेंट ही थी 2009 में, एंड आई वाज सो हैप्पी कि मतलब मेरा पेपर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुआ. और सर वो यूनिवर्सिटी खुली भी थी, वो महेंद्रगढ़ में बनी भी नहीं थी, वो कहीं कहीं ऐसे ही गांव में चल रही थी शुरू में, और वो कैंपस बन रहा था. तो मैं खुशी खुशी वहां गांव में सब पार करके हरियाणा का पता नहीं कहाँ से कहाँ गई, और वहां पे जाकर उस कैंपस में मैंने अपना एक छोटा कमरा था जिसे उन्होंने
कॉन्फ्रेंस रूम बना रखा था। आई एम स्टिल ग्रेटफुल टू दैट प्रोफेसर कि उन्होंने वहां मेरा प्रेजेंटेशन उन्हें दिया। और फिर सर अगला मेरा पेपर स्पेन में, और उसके बाद तो सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में सेलेक्ट हो गया। तो सर उसके बाद तो फिर मोटिवेशन बढ़, आपका तो काफ़ी पेपर पेपर लिखना पब्लिश चालू हुआ हो है गया। और फिर तो और आप सब बहुत जानते, रेस्ट इज हाँ हिस्ट्री। बहुत बड़े तो मुकाम तक आपने ऐसे पहुंच शुरू हुआ था बनाई है। सर सफर। तो जैसा आप लोग को देखिए आज बताया गया कि पहले आप लोग जो है शुरुआत करिए, अगर आप लोग को इंटरेस्ट है उसमें। जब शुरुआत करेंगे ज़्यादा नहीं, बस एक दो बार हो सकता है फर्स्ट टाइम ही आपका सेलेक्ट हो जाए। जैसे आप लोग देखते हैं बहुत से लोग जुडिशरी में फर्स्ट टाइम में सेलेक्ट हो जाते हैं, बहुत से लोग सेकंड टाइम बिल्कुल में सर, सेलेक्ट बिल्कुल। होते हैं, बहुत से लोग क्या होते हैं कई बार में सेलेक्ट होते हैं। अभी आप देखिए जो दीपक स्टूडेंट है, रायला जी एक अपने जी क्लास में स्टूडेंट हैं, उन्होंने जी एक साल पहले एडमिशन लिया ऑनलाइन क्लासेस में। ये गया से हैं, जी बिहार सर। के गया से। और जिस दिन से उन्होंने एडमिशन लिया है, उन्होंने अब तक जी सर। बिहार का एपीओ क्वालिफाई किया, बिहार का सिविल जज क्वालिफाई किया, उत्तराखंड का एपीओ क्वालिफाई किया, और सारे एग्जाम फर्स्ट जी। टाइम। तो ये तो अरे देखो, वाह सर, ये बहुत बात बहुत है अपनी मुबारक। मेहनत। तो आप लोग, हम तो ये ट्रू। चाहेंगे कि आप लोग आज ये डिसीजन लीजिए इस डिबेट से कि हम लोगों को एक पेपर पहले अपने न्यूज़पेपर में आप लोग दीजिए, ठीक है। और न्यूज़पेपर में कुछ नहीं करना रहता, आप उनके साइट को खोलिए गूगल पे जाके, और आप लिख कर ऑनलाइन सेंड कर दीजिए। कोई आपको न तो उनके ऑफिस जाने की ज़रूरत है न कुछ ज़रूरत है। अगर उनका एडिटोरियल बोर्ड आपके आर्टिकल को सेलेक्ट कर लेता है तो आपका पब्लिश कर देगा। तो आज बिल्कुल सही। बहुत बहुत अच्छे टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कस किया, रायला जी ने भी खूब टाइम दिया, और आपको बहुत सर, बहुत धन्यवाद सर कि आपकी आज्ञा और आपका आशीर्वाद बना रहे सर, नहीं, बस। बस और आप लोग से ही हमको ताकत मिलती है। और जी सर। हम चाहेंगे कि जो इन्होंने बताया है इसको आप लोग गांठ बना के इसको फॉलो करिए, और आप भी उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां पर आप इस समय राहिला जी को देख रही हैं। तो सब लोग मेहनत करिए, और फिर ज़रूरत पड़ेगी फिर आप लोग बताइएगा, फिर आपका टाइम लिया जाएगा कभी, और आप लोग को जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। और थैंक यू सर। हम ये चाहेंगे कि ये जो थैंक आज यू का मैम, वीडियो थैंक है यू। इसको आप लोग ढेर सारे लोगों को थैंक यू शेयर कर मैम। दीजिएगा, जो आपके परिचित हैं उनको भी पता चले कि पेपर कैसे पब्लिश होता है, एलएलएम में कैसे जो स्पेशलाइजेशन है, पीएचडी का है, सिनॉप्सिस का है, जितनी देखिए बहुत ही बारीकी की बात आज हम लोगों के बीच में हुई है, तो और भी लॉ के स्टूडेंटों को पता चले उनके बारे में। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू सर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम हर्षविहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स। डियर स्टूडेंट, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 13 फरवरी को दिन में 11 बजे एक बहुत बड़ा इवेंट्स हो रहा है, और उस इवेंट्स का नाम है अनअकैडमी जुडिशियल स्कॉलरशिप टेस्ट। दिन में 11 बजे, कल ही संडे है, दिन में 11 बजे आप लोग का टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है। 60 मिनट का यह टेस्ट है, 60 मिनट का, और इसमें 50 क्वेश्चंस आप लोग को आएंगे और आप लोग को आंसर देना है, और इसमें प्राइज़ भी रखी गई, स्कॉलरशिप भी रखा गया है। तो डियर स्टूडेंट, मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जाके अपने को इनरोल कर लीजिए। और मैं पिछले 1 साल से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप लोग की क्लास ले रहा हूँ। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को 2 प्रकार की क्लासेस डेली करने को मिलती हैं। एक क्लासेस स्पेशल क्लास के रूप में होती हैं, और एक क्लास जो होती है वो प्लस क्लास के रूप में होती है। जो स्टूडेंट अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उनके लिए
1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने का प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलता है। आपको इसमें कोड को यूज़ करना है जब आप किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने लगिए, HB लाइव। HB लाइव कोड को यूज़ करेंगे तो आपको फीस स्ट्रक्चर में 10% की छूट मिल जाती है। ये आप अनअकैडमी के जुडिशरी के कोर्सेज़ के लिए, जनरल स्टडीज़ के कोर्सेज़ के लिए या अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जितने भी कोर्सेज चलते हैं किसी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अनअकैडमी को और अधिक जानने का, समझने का जो मौका हम लोगों को मिलता है वो अनअकैडमी जुडिशरी का यूट्यूब चैनल है और अनअकैडमी का टेलीग्राम है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग कल पार्टिसिपेट करिए अनअकैडमी जुडिशरी के स्कॉलरशिप टेट पर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।